30 दिन में तीसरा और 1 महीने में 5वां दौरा है। पीएम आज भावनगर के घोघा में फेरी सर्विस की शुरुआत करेंगे और वडोदरा में भी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या है फेरी सर्विस और इससे गुजरातियों को फायदा क्या होगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 8 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। मध्य और दक्षिण गुजरात को जोड़ने का एक अहम काम है और फेरी सर्विस एक तरीके से जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उस वक्त उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2012 में उन्होंने उद्घाटन किया था। घोघा से दहेज तक की जो दूरी है वो लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा की हुआ करती थी और अब वो महज 30 किलोमीटर के आसपास की रह जाएगी। ट्रक और कार ढोने के लिए भी आगे फेरी चलेगी। भावनगर और भरूच जिले तक ये फेरी सर्विस चलेगी और 615 करोड़ रुपए की लागत से घोघा दहेज रोरो फेरी सर्विस का आज इनॉग्रेशन किया जाएगा। और इसके अलावा भी और कई कार्यक्रम हैं जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और ये फेरी किस तरह से फायदे की फेरी है ये आप समझिए। लोगों के समय की बचत होगी। सौराष्ट्र से दक्षिणी गुजरात जाने वाले लोगों के लिए सहूलियत होगी। भावनगर के घोघा से भरूच के दहेज तक चलेगी। भावनगर अमरेली से सूरत कारोबार करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, यानी बिजनेसमैन के लिए फायदे की फेरी है। भावनगर के कारोबारी सुबह सूरत जाकर शाम तक घर लौट सकते हैं और अभी तक ये होता था कि उनके लिए कम से कम 2 दिन रुकना होता था। सड़क हादसों में भी कमी आएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। समंदर के रास्ते ये दूरी घट करके महज 35 किलोमीटर हो जाएगी। और घोघा और दहेज के बीच किस तरह से आप ये देखिए कि समुद्र के रास्ते ये दूरी कम होकर के 35 किलोमीटर के आसपास की रह जाएगी। ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार में आप ये समझिए कि फेरी सर्विस 300 लोगों को एक साथ ले जा सकेगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि घोघा और दहेज के बीच की दूरी किस तरह से कम हो जाएगी। इंडिया न्यूज उस फेरी में सवार है जिसमें 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घोघा से दहेज जाएंगे। क्या खासियत है इस फेरी की, सीधे हम कप्तान जो है इस फेरी के उनसे बात करते हैं। सर आप पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है कैप्टन आलोक वर्मा। सर ये फेरी की खासियत क्या है? पहली बार इस तरीके से घोघा से ये दहेज के लिए जाएगी, रोरो सर्विस है, पहली बार इस इलाके में शुरू की जा रही है। क्या खासियत और क्या फायदा होगा इलाके के लोगों को? एक तो ये फायदा है इस फेरी की ड्राफ्ट बहुत कम है, जो पानी के में डूबता हिस्सा बहुत कम है, इसीलिए ये लो वाटर में जब बिल्कुल पानी कम रहता है तो भी ऑपरेट कर सकता है। यहाँ कितनी दूरी है सर यहाँ से दहेज तक की और कितने देर में आप? 17 किलोमीटर है, 17.5 माइल्स है। नॉटिकल माइल में 17.5 नॉटिकल माइल मतलब करीब 32-33 किलोमीटर। हाँ 32 किलोमीटर होगा। और कितनी देर में आप सफर ये तय कर पाएंगे? 1 घंटे में करते हैं। और रोजाना कितने सफर अभी शुरुआत में रखी गई है इसकी? 3 सफर। 3। तो ये कप्तान आलोक वर्मा साहब बता रहे थे कि 3 बार जो है वो घोघा से निकलकर ये फेरी दहेज के लिए जाएगी और ये 17.5 नॉटिकल माइल्स का जो सफर है वो तकरीबन आधे से 1 घंटे में पूरा करेगी। आपको मैं इस फेरी की तस्वीरें दिखा दूं अंदर से, जिसमें प्रधानमंत्री कल सवार होकर घोघा से दहेज तक जाएंगे 22 अक्टूबर को। इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी गुजरात के रहेंगे और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रहेंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, शिपिंग मिनिस्टर। तो ये जो तस्वीरें हैं ये फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं फेरी के अंदर से। यहाँ इस फेरी में तकरीबन 300 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। 500 से 550 किराया जो है वो रखा गया है और शुरुआत में बताया जा रहा है कि इसमें केटरिंग सर्विसेज होंगी, लोगों के खान पान की भी व्यवस्था होगी और टीवी स्क्रीन्स भी जो है वो यहाँ पे लगा के रखे गए हैं। साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट है। कैमरामैन से कहूंगा कि वो हर सीट के नीचे जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो लाइफ जैकेट रखा हुआ है। आपको बाहर की तस्वीरें दिखा दूं, अगर जो लोग इस पे सवारी करेंगे कल, साथ ही आने वाले दिनों में उनको काफी उनके आराम का हर ख्याल जो है वो रखा गया है। तो इस वक्त घोघा जेटी पर ये जो फेरी लगी हुई जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवार होकर इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करने वाले हैं, उन व्यवसायियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि भावनगर से सूरत जाते हैं और उन्हें काफी वक्त लगता है, 8 से 10 घंटे जो है वो सड़क से जाने में लगते हैं, उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए, उनकी जो ट्रैवलिंग का समय है, जो यात्रा का समय है वो कम करने के लिए इस फेरी का उद्घाटन, इस रोरो सर्विस का उद्घाटन जो है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है। इंडिया न्यूज की टीम उस फेरी पे मौजूद है।
ये पहला फेज है इस रोरो सर्विस का। इसके बाद जो है अगले 2 फेज जो है वो घोघा से सूरत तक और अगला फेज जो है वो घोघा से मुंबई तक, यानी कि गुजरात के जो व्यवसायी हैं या गुजरात के जो रहने वाले हैं उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए यात्रा में जो दिक्कतें होती हैं, यात्रा में जो समय लगता है उसे कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, घोघा जेटी, गुजरात। लेकिन पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले ही पाला बदलने का खेल भी शुरू हो गया है। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया, तो वहीं बीजेपी ने हार्दिक पटेल को डबल झटका दिया है। हार्दिक करीबी माने जाने वाले वरुण और रेशमा पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। अभी तक गुजरात की चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत सियासी पारा गर्म हो चला है। गुजरात में इस नए सियासी बदलाव पर हर अपडेट हम देंगे। मेरे 2 साथी कंचन और राकेश पांडे मौजूद हैं और इसी सिलसिले में सबसे पहले चलते हैं कंचन के पास, जो बताएंगे कि अल्पेश ठाकोर, वरुण और रेशमा पटेल हैं कौन। शुक्रिया राशिद आपका। और इस बात को ऐसे समझना बहुत आसान है कि बीजेपी के लिए इस बार गुजरात की राह बेहद आसान नहीं होने वाली है। इसको ऐसे समझा जाए कि 3 बड़े युवा चेहरे गुजरात के वो ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस जल्द ही। और अल्पेश एक तरफ ऐलान कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कांग्रेस ज्वाइन करने की, वहीं हार्दिक पटेल और जिग्नेश भी कह चुके हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी का भी दामन थाम सकते हैं, किसी का भी साथ दे सकते हैं। विस्तार से समझाते हैं जिग्नेश ठाकुर आखिर, माफ कीजिए, कल्पेश ठाकुर आखिर हैं कौन। कल्पेश ठाकुर गुजरात में ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं ओबीसी के। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी एकता मंच के संयोजक भी हैं कल्पेश ठाकुर। और ये भी बता दें कि राज्य के 40% ओबीसी वोटर हैं। गुजरात में 40% जो है वो ओबीसी वोटर है, मतलब एक बड़ा गुट यहां पर कहा जाएगा कल्पेश ठाकुर के पास जाने वाला। शराबबंदी और पाटीदारों को आरक्षण का विरोध करते हैं कल्पेश ठाकुर हमेशा से ही। इसके बाद हम आपको बताएं कि कौन है अल्पेश ठाकुर की पिता। उनके जो अल्पेश ठाकुर के पिता थे वो कांग्रेस के ही बड़े नेता थे और अब जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द ही घोषणा करते हुए वो शपथ भी लेने वाले हैं। इसके अलावा कौन है वरुण और रेशमा पटेल, जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं या फिर थामने वाले हैं। हार्दिक पटेल के बेहद करीबी रहे हैं दोनों। आंदोलन जो रहा है पाटीदारों का, उसमें 2 बड़े चेहरे थे ये दोनों। हार्दिक के बड़े चेहरे, बड़े साथी माने जाते रहे हैं। अब ये बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। दोनों पटेल नेता हैं और हार्दिक पटेल के बेहद करीबी हैं। दोनों ने पाटीदार आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी। तो आपको विस्तार से समझा रहे हैं वरुण और रेशमा कौन है। राशिद। शुक्रिया कंचन। और हम ये समझ रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा किस लिहाज से खास है और उससे पहले जिस तरह की टूट-फूट चल रही है या यूं कहें कि सियासी उबाल आया हुआ है, इसे समझा रही थी कंचन। लेकिन समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार पटेलों की राजनीति गुजरात में क्या कहती है, कदवा पटेल और लेउवा पटेल की राजनीति क्या कहती है और ओबीसी की राजनीति के मायने क्या हैं, और ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश पांडे। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से पाला बदलने का खेल चल रहा है, जिस तरीके से अल्पेश ने बात कह दी है कि वो बीजेपी कांग्रेस में वो शामिल होंगे, अब समझना बहुत जरूरी है कि पटेलों की राजनीति किस तरीके से गुजरात की सियासत में अहम रोल रखती है। ओबीसी वोटर का कितना प्रभाव है, सबसे पहले वो बता दें। ओबीसी है, यानी अगर ओबीसी पर पकड़ मजबूत होती है तो गुजरात की सियासत का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा सत्ता का। राज्य की 60 से ज्यादा सीटों पर असर पड़ता है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अल्पेश ठाकुर के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज बीजेपी सरकार से नाराज है और इसी बात का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है अल्पेश के जरिए। गुजरात में ओबीसी समाज की 146 जातियां हैं और इन सारी जातियों को एक साथ साधने की कवायद है अल्पेश को अपने खेमे में लाकर। तो ओबीसी वोटर का कितना प्रभाव है ये हमने आपको बताया, और साथ ही पटेलों की जो राजनीति है उनका कितना असर है ये भी समझने की जरूरत है। जी राशिद। शुक्रिया राकेश। पाटीदार वोटर कितना अहम है गुजरात के लिए और ओबीसी वोटर्स क्या मायने रखता है गुजरात के लिए, ये हम आपको बता रहे थे। लेकिन पाटीदार आंदोलन और पाटीदारों की जो राजनीति है गुजरात में क्या कहती है, अब मैं आपको ये समझाता हूं एक एक करके आसान शब्दों में। गुजरात में पाटीदारों की आबादी है 18% और 18% प्रभाव का मतलब यह है कि राज्य की 182 सीटों में से 70 पर पटेलों का सीधा प्रभाव है। 70 पर पटेलों का सीधा प्रभाव का मतलब यह है कि विधानसभा का जो रास्ता होता है इसी गलियारे से होकर के निकलता है, और ये कांग्रेस को भी पता है, ये बीजेपी को भी पता है, ये हार्दिक पटेल को भी पता है। 2 दशक से पटेल समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन जब से हार्दिक पटेल ने आंदोलन शुरू किया, आरक्षण आंदोलन की वजह से पटेल समुदाय सरकार से बेहद नाराज है। लेकिन सबसे बड़ा
झटका, सबसे बड़ा सेटबैक चूंकि हार्दिक पटेल के लिए है वरुण और रेशमा का। चूंकि वरुण और रेशमा जो पाटीदार आरक्षण अनामत आंदोलन था उसके एक महत्वपूर्ण चेहरे थे। 2015 में जिला पंचायत चुनाव में पाटीदार समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और इसीलिए बीजेपी को एक डर यह सता रहा है कि कहीं इस बार अगर वोटिंग उस लिहाज से नहीं हुई जैसे पिछली बार हुई थी, यानी 2012 में हुई थी, तो फिर नुकसान हो सकता है। सौराष्ट्र की 11 में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं। गुजरात का गणित कितना बदलेगा, कितना संभलेगा और किस तरीके का और गणित है, आगे हम आपको बताएंगे। गुजरात भी लिए चलेंगे, लाइव अपडेट दिखाएंगे आपको, एक एक तस्वीर भी आपका चैनल आप तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक।